हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। तो चैप्टर नंबर 138 के रिलीज होने से पहले जितनी भी थ्योरीज बन रही थी अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग को लेकर, चैप्टर नंबर 138 के एंड होने के बाद वो थ्योरीज बस बढ़ती ही चली गई। एंड ये सब हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन सीक्वेंस, जो कि मिकासा का ड्रीम सीक्वेंस कह सकते हो, एक ऑल्टरनेट रियलिटी कह सकते हो, या फिर एक टाइम लूप भी कह सकते हो। यानी कि अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग के लिए इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हो चुकी है कि कोई भी करेक्टली गेस नहीं कर सकता कि अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग में क्या होगा। एंड ऑफ कोर्स अटैक ऑन टाइटन उन सीरीज में से है जिनके लास्ट मोमेंट तक आपको नहीं पता चलेगा कि क्या होने वाला है। सो पिछले 2 दिनों के अंदर मैंने अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग से रिलेटेड कम से कम 10 से 15 थ्योरीज पढ़ी, और उन सब में से सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी थी टाइम लूप थ्योरी। एंड आई नो कि मांगा रीडर्स तो पिछले 2 साल से ये टाइम लूप थ्योरी सुनते आ रहे होंगे, लेकिन हर चैप्टर के साथ ये टाइम लूप थ्योरी थोड़ी थोड़ी चेंज भी होती रहती है। एंड ऐसी ही चैप्टर नंबर 138 के बाद इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा मेजर चेंज आया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं जितनी भी थ्योरीज डिस्कस करने वाला हूँ वो सब चैप्टर नंबर 138 के बाद बनाई गई हैं। तो ऑफ कोर्स जो मैं आपको टाइम लूप थ्योरी के बारे में बताने वाला हूँ वो डिफरेंट होने वाली है जितनी भी टाइम लूप थ्योरीज आपने पढ़ी हैं। एंड बाकी मैं जितनी भी थ्योरीज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ उन सब का भी क्रेडिट उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स को जाता है। तो मैं उन सब आर्टिकल्स और वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर कुछ लोग मेरी थ्योरी जानना चाहते हैं कि मैं क्या समझता हूँ कि अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग में क्या होगा, अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं बहुत ही ज्यादा बोरिंग इंसान हूँ, और मैं हमेशा से यही मानते आया हूँ कि राइटर जो भी एंडिंग लिखे मैं उसको हमेशा खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा। मेरे पास खुद की कोई भी थ्योरी नहीं है। सो अब चलते हैं अपनी सारी थ्योरीज की तरफ। तो सबसे पहली थ्योरी है यमीर का टाइम लूप। सो ये वाली जो टाइम लूप थ्योरी है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में, लेकिन इसके अंदर मैं आपको कुछ और पॉइंट्स ऐड करके बताने वाला हूँ। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं कि अटैक ऑन टाइटन का जो यूनिवर्स है वो एक टाइम लूप है। एंड क्वेश्चन ये आता है कि ये लूप स्टार्ट कहाँ से होता है। तो उस चीज का सबसे ऑब्वियस आंसर होगा एपिसोड नंबर 1 का एरन वाला सीन, जहाँ पे एरन जो है वो सो के उठता है। और इस चीज को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन प्ले में आता है कि उस ट्री वाले सीन के अंदर एरन को जब विजन्स आ रहे होते हैं फ्यूचर के, तो उस टाइम पे उसने फाउंडर टाइटन और अटैक टाइटन को खाया नहीं होता है, यानी कि अपने फादर को। तो ये चीज पॉसिबल कैसे है कि एरन जो है वो टाइटन शिफ्टर नहीं बना है, लेकिन वो फ्यूचर मेमोरीज देख सकता है। और यही चीज है जो इंडिकेट कर रही है कि ये एक टाइम लूप का पार्ट हो सकता है, जिसमें सारे इवेंट्स अभी तक के हो चुके हैं लेकिन टाइम लूप फिर से स्टार्ट हो गया है। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये लूप बार बार रीसेट कैसे होता है। और अकॉर्डिंग टू द थ्योरी इसका आंसर है लूप तभी रीसेट होता है जब एरन की डेथ हो जाती है। यानी कि जितने भी प्रीवियस टाइम लूप्स रहे होंगे उसके अंदर एरन की डेथ होते ही ये लूप जो है वो रीसेट हो चुका होगा। और हमने देखा कि चैप्टर नंबर 138 के अंदर भी एरन मर चुका है, तो क्या लूप फिर से स्टार्ट होगा? एक्चुअली नहीं, ये लूप सिर्फ तभी रीसेट होता है जब तक कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस मीट ना हो। और इस चीज का सिग्निफिकेंस है चैप्टर नंबर 138 के एंडिंग पैनल में। आप देख सकते हो यमीर इस सीन के अंदर स्माइल कर रही है और वो मिकासा को एरन को किस करते हुए देख रही है, विच पॉसिबली मीन्स कि सारी कंडीशंस जो है वो इस लूप की फुलफिल हो चुकी है सक्सेसफुली, और यमीर जो है वो अब सेटिस्फाई हो चुकी है। और वो जो पैरासाइट वाला क्रिएचर था हेलुसीजीनिया, वो फाउंडिंग टाइटन की बॉडी से अब अलग हो चुका है, एंड उसके मरते ही यमीर का गोल भी पूरा हो जाएगा, विच मीन्स कि शी विल बी कंप्लीटली फ्री। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये मान के चलते हैं कि यमीर इज द वन कंट्रोलिंग द टाइम लूप। यमीर ही वो पर्सन है जो इस टाइम लूप को रीसेट कर देती है जब तक एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस फुलफिल ना हो। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये चीज एरन के साथ बार बार क्यों हो रही है। तो अब आते हैं अपनी सेकंड थ्योरी पर। तो ये वाली थ्योरी जो है वो फर्स्ट टाइम लूप थ्योरी से सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ऐसा टाइम लूप एग्जिस्ट करता है जो सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट करता है अटैक टाइटन के होल्डर को, और ऐसा पर्सन जिसके पास अटैक टाइटन है उसको कुछ पर्टिकुलर चीजें करनी पड़ती है और तभी वो उस टाइम लूप से एग्जिट कर सकता है। और ये चीज सिर्फ एरन पे लागू नहीं होती, बाकी जितने भी टाइटन इनहेरिटर्स थे अटैक टाइटन के, उन सब पे ये टाइम लूप वाली थ्योरी लागू करती है। ग्रीशा ने एक चैप्टर के अंदर कहा था कि अटैक टाइटन जो है उसने कभी किंग फ्रिट्ज के ऑर्डर भी नहीं माने एंड ही केप्ट ऑन मूविंग फॉरवर्ड, विच मीन्स कि वो आगे बढ़ता ही चला गया अपने फ्यूचर गोल की तरफ। एंड यही रीजन है कि अटैक टाइटन जो है वो अपने फ्यूचर इनहेरिटर की भी मेमोरी देख सकता है, और पास्ट की तो बाकी टाइटन्स भी देख सकते हैं। और इन सभी चीजों का कारण है यमीर का कर्स। यमीर जो है वो अटैक टाइटन को मैनिपुलेट कर रही है ताकि वो जो है वो फ्री हो सके, और उसके हिसाब से फ्री होना जो है वो टाइटन्स की पावर को इरेडिकेट करना है। यानी कि अगर वर्ल्ड से टाइटन की पावर खत्म हो जाए तो यमीर भी फ्री हो जाएगी, और ये जिम्मेदारी अटैक टाइटन
की है। और इस चीज का मैं आपको एक बहुत ही कमाल का प्रूफ देता हूँ। इस सीन को हमने सीजन 3 पार्ट 2 के एंड में देखा था, जहाँ पे एरन क्रूगर जो है वो अपना अटैक टाइटन ग्रीशा येगार को देने वाला है एंड वो उससे ये सब लाइंस कहता है कि तुम अटैक टाइटन लो, वॉल्स के अंदर जाओ, अपनी फैमिली बनाओ, और अगर तुम इस चीज में फेल हो जाते हो, इफ यू कांट, वी आर डूम्ड टू रिपीट इट ऑल अगेन, द सेम हिस्ट्री, द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। तो इन डायलॉग्स को सुन के कोई भी बोल सकता है कि इट इज ऑल अबाउट अ टाइम लूप, कि अगर कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स ऑफ चीजें नहीं हुई तो फिर ये लूप कभी टूटेगा ही नहीं एंड हर चीज बस वापस रिपीट होती ही रहेगी। अब थर्ड थ्योरी आती है ऑल्टरनेट रियलिटी की। मैंने ये थ्योरी नहीं पढ़ी ऑनेस्टली पूरी, क्योंकि ये थ्योरी इतनी ज्यादा लंबी थी और डिटेल्ड थी कि इसको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और उसको एक वीडियो के अंदर समझाना पॉसिबल नहीं है। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस थ्योरी को पढ़ने के लिए, वो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं। एंड अब मैं आपको बताऊंगा लास्ट थ्योरी, जिसके अंदर कोई भी टाइम लूप या फिर ऑल्टरनेट रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। एक ऐसी थ्योरी जो मुझे भी सबसे ज्यादा पॉसिबल लगी। तो ये थ्योरी ये कहती है कि अभी तक जितनी भी चीजें हुई हैं वो सारा ही सारा एरन का प्लान था। यहाँ तक कि एरन का मरना भी एरन का ही प्लान था, लेकिन उनके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस थी। एरन चाहता था कि जब हिस्टोरिया का बच्चा बॉर्न हो उसके जस्ट पहले मिकासा उसको मार दे, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो ये चीज जानता था कि जब वो मर जाएगा तो हिस्टोरिया के बच्चे के पास फाउंडिंग टाइटन की पावर चली जाएगी और इस तरीके से ymir जो है वो रीबॉर्न होगी। हमें ये दिखाया गया है कि जो सिर्फ रॉयल ब्लड है वही फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब ymir फाउंडिंग टाइटन थी तो उसको एक स्लेव की तरह यूज किया जाता था। लेकिन इस बार जब वो रीबॉर्न होगी तो वो कंप्लीटली फ्री होगी एंड उसके रीबॉर्न होने के बाद वो फाउंडिंग टाइटन की पावर को किसी भी तरीके से यूज कर सकती है और इस पावर का यूज करके वो टाइटन की ही एग्जिस्टेंस मिटा देगी इस वर्ल्ड से। और इस तरह से ymir पे जो कर्ज चढ़ा हुआ था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हर एल्डियन फ्री हो जाएगा, यानी कि जितने भी एल्डियंस टाइटन के अंदर कन्वर्ट हुए थे वो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे एंड ये जो पाथ का वर्ल्ड है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इस थ्योरी ने एक और क्वेश्चन को आंसर किया है कि रंबलिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थी। अगर यही केस था तो एरन अपने आप को पहले ही मरवा देता और ये काम कर लेता, लेकिन रंबलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अगर ये सारी चीजें पहले हो भी जाती, जो टाइटन की पावर के बिना वाला वर्ल्ड होता उसमें भी मार्लियंस और बाकी वर्ल्ड एल्डियंस को डिस्पाइस करते। इसलिए इस हेट को मिटाने के लिए एरन ने रंबलिंग का सहारा लिया। तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग यही कह रहे थे कि जो 137 चैप्टर था वो आर्मिन का चैप्टर था, 138 मिकासा का चैप्टर था, तो 139 जो है वो एरन का चैप्टर होगा। तो इसको करेक्ट करते हुए मैं ये बोलना चाहूंगा कि 139 जो है वो पॉसिबली एरन, हिस्टोरिया या फिर ymir का चैप्टर हो सकता है। एंड वो जो आदमी है वो एरन कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन पॉसिबली वो एरन ही होना चाहिए। और वो जो बेबी है वो ymir होगी, जहाँ पे एरन जो है वो ymir से ये कह रहा है कि यू आर फ्री। और ये वाली जो चीज है वो मैंने खुद ने ऐड करी है, ये थ्योरी के अंदर नहीं दे रखा है। सो ये सारी ही थ्योरीज मैंने इंटरनेट पे देखी हैं और ये जो थ्योरीज मैंने आपको बताई ये सारी बहुत ज्यादा पॉसिबल मुझे लगती हैं। इनके अलावा बाकी जितनी भी थ्योरीज है कि एरन ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया ताकि बाकी वर्ल्ड रीयूनाइट हो जाए, ये मुझे इतनी पॉसिबल नहीं लगती क्योंकि ये कोड गियास की एंडिंग से सिमिलर हो जाएगा। लेकिन लेलूश कोई विलन नहीं था, उसने इनोसेंट लोगों को नहीं मारा था और इस केस में एरन तो एक कंप्लीट विलन है। तो आई डोंट थिंक कि इसको कोड गियास की एंडिंग से कंपेयर करना या फिर ऐसी एंडिंग एक्सपेक्ट करना कोई भी सेंस बनाता है। और जितनी भी मैंने आपको थ्योरीज बताई, अगर इनमें से कुछ भी होता है तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि इसेयामा इन सब चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और एक चैप्टर के अंदर अंदर इतनी सारी चीजें कैसे समझाते हैं। वेल जो भी हो, अटैक ऑन टाइटन का फाइनल चैप्टर आएगा ऑन 9th अप्रैल, तो उस चीज के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपके पास भी कोई थ्योरी है तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जानना चाहूंगा। थैंक यू एवरीवन।